गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी का अर्थ और परिभाषा। तो आज हम ये देखेंगे कि बीमा के क्षेत्र के अंतर्गत एजेंसी से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले अगर एजेंसी की परिभाषा की अगर हम बात करें तो एजेंसी के कानून में एजेंसी किसी प्रकार की परिभाषा में नहीं दी गई है, लेकिन एजेंसी संबंधी विभिन्न प्रावधान के अनुसार अगर हम बात करें तो एजेंसी एजेंट एवं प्रधान के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं। यानी नियोक्ता और जो एजेंट है उन दोनों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे हम एजेंसी की संज्ञा देते हैं। एजेंसी का जन्म किसी भी दोनों पक्षकारों के बीच, जिसे हम प्रधान एवं एजेंट कहते हैं, के बीच एक संबंध के रूप में होता है। इसका जन्म स्पष्ट या गर्भित ठहराव से होता है। कहने का आशय है बच्चों कि जो भी व्यक्ति एजेंट बनना चाहता है उसका प्रधान के साथ स्पष्ट या गर्भित ठहराव होना चाहिए, और इस ठहराव के द्वारा ही प्रधान जो होता है एजेंट को अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है या हम कहीं नियुक्त करता है। क्योंकि जब तक प्रधान एजेंट को अपने लिए कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं करेगा तो एजेंसी का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस तरह से एजेंट अपनी ओर से कार्य करने या अन्य पक्षकारों के साथ लेन देन में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है, उसे हम एजेंट कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो संबंध का निर्माण होता है उसे हम एजेंसी कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एजेंसी एजेंट एवं प्रधान के बीच पाए जाने वाला वह संबंध है जिसके द्वारा एजेंट जो है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी नियुक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो इस प्रकार एजेंसी प्रधान व एजेंट के बीच संबंध है जिसके अंतर्गत नियुक्त एजेंट को अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है तथा अन्य पक्षकारों के साथ लेन देन में अपने प्रतिनिधि करने तथा उनके साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो नियुक्ता अपने एजेंट के द्वारा किए गए कार्य की पुष्टि भी करता है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच के संबंध को ही हम एजेंसी कहते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं एजेंसी की आवश्यक तत्व, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी। यानी एक एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो एजेंसी के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले एजेंसी की अगर हम बात करें तो एजेंट एवं प्रधान इन दोनों के बीच के संबंध को हम एजेंसी कहते हैं। तो इसीलिए एक एजेंट जो कि प्रधान के लिए एजेंट बनने का इच्छुक हो या कार्य करने को तैयार हो, ऐसा व्यक्ति एजेंट होना चाहिए। तो एजेंट एवं प्रधान का होना आवश्यक है। दो व्यक्ति होंगे, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा उसे ही हम एजेंसी की संज्ञा देंगे। तो कहने का आशय ये है कि एजेंसी की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो एजेंट एवं प्रधान का संबंध होना आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो सेकंड ठहराव द्वारा जन्म। तो बच्चों क्योंकि एजेंट तथा जो हमारे नियोक्ता उन दोनों के बीच ठहराव के द्वारा एजेंसी का निर्माण होता है, इन दोनों के बीच एक अनुबंध होता है, तो इसीलिए अनुबंध होने से पूर्व ठहराव का होना आवश्यक है। तो ठहराव द्वारा एजेंसी का जन्म होता है। ठहराव ये तो स्पष्ट हो सकता है, लिखित हो सकता है या गर्भित भी हो सकता है। यानी जो व्यक्ति एजेंट बनना चाहता है उसे अपना स्पष्ट या गर्भित ठहराव के रूप में प्रधान के साथ ठहराव करना होगा कि वे एजेंट के रूप में कार्य करने का इच्छुक है, वह उसका एजेंट बनना चाहता है। नेक्स्ट, स्पष्ट या गर्भित ठहराव। तो बच्चों में बात ध्यान रखनी है कि जो एजेंसी के लिए ठहराव होता है वो स्पष्ट हो सकता है, यानी एक्सप्रेसली सभी शर्तें टर्म कंडीशन एक दूसरे में स्पष्ट हो। सेकेंड है गर्भित, इम्प्लाइड जिसे हम कहते हैं। इम्प्लाइड जिसमें व्यक्ति ना बोलता है ना कुछ करता है, बल्कि उस व्यवहार से ऐसा लगता है कि वास्तव वे एजेंट बनने के लिए तैयार हो गया है या वे एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहता है। तो कहने का आशय है बच्चों कि एजेंसी के निर्माण की अगर हम बात करें तो ये स्पष्ट ठहराव द्वारा या गर्भित ठहराव द्वारा दोनों ही माध्यम से स्थापित की जा सकती है। ये दोनों पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो दोनों कौन सा तरीका अपने लिए अनुकूल समझते हैं, उस अनुरूप ही स्पष्ट या गर्भित ठहराव के रूप के द्वारा एजेंसी का जन्म हो जाएगा। दोनों ही पक्षकार प्रधान और एजेंट के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिस संबंध को हम एजेंसी की संज्ञा देंगे। नेक्स्ट, प्रतिफल अनिवार्य नहीं। बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना
आवश्यक शर्त होता है, लेकिन एजेंसी में प्रतिफल होना अनिवार्य नहीं है। इसका एक कारण है बच्चों कि जब हम बात करते हैं एजेंसी अनुबंध में किसी भी मूल्यवान प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। इसके सेक्शन जो अगर हम बात करें सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग प्रतिफल होना आवश्यक नहीं है। प्रधान द्वारा एजेंट के निःशुल्क कार्यों से बाध्य होने के लिए सहमत होने ही एजेंसी का प्रतिफल माना जाता है। तो कहने का आशय एजेंसी के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं, जबकि सामान्य अनुबंध की बात करें तो उनमें प्रतिफल होना आवश्यक होता है, लेकिन एजेंसी में ऐसा नहीं होता है। एजेंसी में अगर आवश्यक नहीं, लेकिन एजेंसी में अगर प्रतिफल की हम बात करें तो एजेंसी में जो प्रतिफल होता है वो कमीशन के रूप में होता है। एजेंट जो भी कार्य करता है उसे कमीशन के रूप में प्रतिफल दिया अवश्य जा सकता है, उसे हम कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु बच्चों हमारा स्वतंत्र सहमति। देखिए बच्चों फ्री कंसेंट की जो विषयों पर हम बात करें तो फ्री कंसेंट का मतलब यहाँ पर हम लेंगे कि एजेंट से अनुबंध में जो एजेंट नियोक्ता के लिए कार्य करना चाहता है उसकी स्वतंत्र सहमति उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नियोक्ता उसको एजेंट बनाना चाहता है लेकिन वह एजेंट बनने का इच्छुक ना हो। कहने का आशय है कि उसे किसी प्रकार का आपको दबाव या फोर्स नहीं होना चाहिए उसके लिए कि आपको एजेंट के रूप में कार्य करना है। यदि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सहमति से एजेंट बनने के लिए तैयार होता है तभी उसमें सहमति मानी जाती है। लेकिन यदि आपने उसे एजेंट बनाने के लिए उसे डराना, धमकाना, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव जो हमारी जो उनको अगर उपयोग किया है तो उसके कारण अगर वो सहमति देता है तो स्वतंत्र सहमति में नहीं मानी जाएगी। तो इसी बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि एजेंसी के अनुबंध में भी स्वतंत्र सहमति का होना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है वैधानिक संबंध स्थापित करने का भाव। देखिए बच्चों अगर हम बात करें तो एजेंट जो होता है अपनी नियोक्ता के लिए कार्य करता है और नियोक्ता के द्वारा एजेंट की नियुक्ति करने पर नियोक्ता द्वारा एजेंट के कार्य की पुष्टि की जाती है। और ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षकारों में अगर जो कार्य करते हैं तो एजेंट का दायित्व बनता है कि वो अपने कार्यों को भली भांति पूर्ण करें, क्योंकि एजेंट के द्वारा किए गए कार्य उसके लिए उसका नियोक्ता उत्तरदायी माना जाता है। तो एजेंसी के लिए हमें ध्यान देखना है कि प्रधान एजेंट की नियुक्ति इस भावना से करे कि एजेंट उसका तृतीय पक्षकार से संबंध स्थापित करवाएगा और साथ ही कर्तव्य का सही तरह से पालन करेगा, क्योंकि एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों से उसका नियोक्ता उत्तरदायी माना जाता है। एंड लास्ट में अगर हम देखिए प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता, तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि एजेंसी के अनुबंध में ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रधान होता है उसमें एजेंसी में जो होती है उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन जो एजेंट बन रहा है उसमें अनुबंध करने की क्षमता ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एजेंसी के अनुबंध में भी स्पष्ट दिया है कि एजेंसी में जो एजेंट कार्य करता है उसके कार्य की पुष्टि प्रधान द्वारा होती है और प्रधान ही एजेंसी में एजेंट के द्वारा किए कार्यों के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होता है। अगर प्राथमिक दायित्व अगर हम देखें तो उसकी नियोक्ता का ही होता है। तो एजेंसी के अनुबंध में अनुबंध करने की क्षमता न होने का आशय है यदि एजेंट अवयस्क है तभी वह एजेंट के रूप में माना जाएगा, लेकिन उसके कार्यों के लिए उसका उत्तरदायित्व न होकर उसके नियोक्ता का माना जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा एजेंसी जो है नियोक्ता और प्रधान की एजेंट के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं। और एक एजेंसी तभी वैध होती है जबकि उसमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये वैध अनुबंध के जो सभी लक्षण उसमें विद्यमान होने चाहिए। अतः एजेंसी का कार्य का अर्थ निश्चित हो, उद्देश्य वैध होना चाहिए तथा देश के राजनियम के अनुकूल सभी आवश्यकताएं अगर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है तभी एजेंसी का निर्माण संभव हो पाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एजेंट जो है अपने नियोक्ता के प्रति कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों से उसका नियोक्ता उत्तरदायी माना जाता है। अतः एजेंट से आशा की जाती है कि एजेंसी में जो विश्वास आश्रित संबंध एक दूसरे ने बनाया है उसके विश्वास को वे कायम रखे और एजेंट के रूप में वो अपनी नियोक्ता के लिए भली भांति उसके कार्यों के प्रतिनिधि के रूप में उसके कार्य को संपन्न करें तथा एजेंसी का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण कर उसे सार्थक सिद्ध करें, तभी एजेंसी का जो कार्य का जो लक्ष्य है महत्वपूर्ण वो पूर्ण हो पाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि नियोक्ता और एजेंट के बीच पाए जाने वाले संबंध को यह एजेंसी कहते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।